जब हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका हिस्ट्री, यानी कि हमारे 3rd हमारी बुक है और उसी में हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे जब जनता बगावत करती है और उसके बाद क्या होता है। इस कंडीशन को हम लोग आपका देख रहे हैं, जब जनता बगावत करती है और उसके बाद क्या होता है। ठीक है, ठीक। तो नीति क्या है, नीति और लोग क्या है, ये हम आपका देख चुके हैं। ठीक, नवाबों की जो सत्ता छीनी है उसका क्या प्रभाव है, ये हम लोग आपका देख लिए हैं। ठीक, चलिए। हेलो, देख लिया। तो नवाबों की सत्ता कैसे हटी, पेशवा बाजीराव द्वितीय का पुत्र कैसा था, कैसे वो आपका निवेदक हो रहे थे, ये हमको देखना है। देख लिया, चलिए देख लिया। पेशवा बालाजी बाजीराव कैसे इन्होंने निवेदक थे, कंपनी ने मुगल सत्ता को कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे ठुकराया, ये हमने देख लिया। ठीक है, चलिए। तो हमने किसान और अपने सिपाही विद्रोह हमने देख लिया। जमींदारों की सुधार प्रक्रिया क्या हो रही थी और किस प्रकार से थी, ये भी हमने देख लिया, इसको पढ़ लिया जनता की नजर से। कल हमने आपका 84 नियम की सूची पढ़ी थी और इसमें कहा था कि पंडित जो आपके पंडित थे विष्णु भट्ट गोडसे, इन्होंने एक बुक लिखी थी आपका साझा प्रवास, और उसका कुछ एक अंश हमने पढ़ा था आपका साझा प्रवास का। और उसी एक अंश को हमने देखा कि कैसे मथुरा वो किसी एक आयोजन में आपका जा रहे थे, वहां लोगों ने उनको सूचना दी कि भैया कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, 4 दिन में चारों तरफ आपका कोहराम मच जाएगा, आप वापस लौट जाओ। उन्होंने उसका वृत्तांत लिखा है एक कहानी में। ठीक है, दूसरा है, एक दूसरा स्रोत हम आज आपका पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला स्रोत हमने कहां से पढ़ा है आपका, ये हम जनता की नजर से हम लोग आपका स्रोत को देख रहे थे। ठीक है, अब हम दूसरे स्रोत पर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक कितना हमने पढ़ा है, किसी बच्चे का कोई क्वेरी, कोई डाउट, किसी भी बच्चे का किसी भी स्कूल से आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी का? चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उत्तेजना मतलब होता जल्दबाजी छा जाना, अग्रेसिव मूड में आ जाना। क्लियर है? जैसे उस दौर की उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरण से मिलती है। उस जमाने में एक आपके सूबेदार थे, सूबेदार पता होता है, आर्मी में बहुत बड़ी पोस्ट होती है सूबेदार, हालांकि सिपाही से प्रमोट होकर बनते हैं सूबेदार। सूबेदार थे आपके सीताराम पांडे। इस पर मतलब जो उन्होंने कुछ लिखा है उनके में, सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल यानी कि जब आपको 40 ईयर्स और क्या करा उन्होंने, नौकरी की, और 1860 में सेवानिवृत्त यानी कि आपका रिटायर हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। अब सिपाही थे, नौकरी कर रहे थे, जैसे अंग्रेज कहेंगे वैसे ही काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उस आपके बगावत को यानी कि 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी उसको दबाने का उन्होंने प्रयास किया था। ठीक, अब कह रहे हैं कि उन्हें बगावत दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद की। उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था। अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अंग्रेजों की सबसे बड़ी क्रूरता यह थी कि वो उनके परिवार के सामने उनके परिवार को लोगों को मारते थे। क्लियर है? आप बहादुर शाह जफर को देखेंगे, बहादुर शाह जफर के बेटों को उसके सामने मार दिया गया, और मारने के बाद आप देखेंगे उसको कहां भेज दिया, रंगून।
क्लियर है। रंगून जेल, वर्तमान का जो हमारा आपका म्यांमार है यानी कि बर्मा, उसको भेज देते हैं। तो क्या हुआ, उसकी आंखों के सामने उसको मार डाला। ठीक, अपने सेवानिवृत्ति के बाद कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। उनका एक अफसर था नारगेट, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास जीवन बीता है, जो आपकी घटना घटी है, तुम उसको लिखो। उन्होंने लिखा। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपनी भाषा में स्मरण को लिखा, यानी कि जो उनके साथ जीवन में हुआ, कैसे वो आर्मी में आए, क्या उनके साथ आपकी घटना हुई, उन्होंने उसको लिखा। नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और नारगेट ने इसका आपका ट्रांसलेट कर दिया अवधी से इंग्लिश में, और फ्राइम सिपाही टू आपका सूबेदार, यानी कि सिपाही से लेकर आपका सूबेदार तक नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरणों में एक अंश इस प्रकार है। पूरी बुक लिखी उन्होंने, उसका एक छोटा सा पहलू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वो पहलू, देखिए। मेरा मानना है कि अवध में हुए कब्जे से सिपाही के भीतर गहरा अविश्वास भर गया। एक शब्द आया है, वो आपका कब्जा। अभी हम पीछे कल के चैप्टर में पढ़े थे कि जब आपका अवध को कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी क्या कर लेता है, आपका विलय कर लेता है ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, तब क्या होता है, वहां के लोगों में एक गुस्सा भर जाता है। आप जानते हैं उनके प्रति, बादशाह के प्रति उनका सम्मान और आदर था, और अवध के बहुत सारे जो लोग थे वो कहाँ थे, आपका ब्रिटिश आपकी सेना में आपका सिपाही थे। अब उनके राज्य को कब्जा लिया, वहां उनका शोषण हो रहा है, तो अब हो ना हो विद्रोह तो उनमें आपका पनपेगा ही, विद्रोह उनमें खड़ा होगा ही। इसी तरह कौन सा स्कूल है, जैसी बास्ते, बेटा सामने अच्छे से बैठिए। जैसी बास्ते, ये दोनों मित्र सामने देखे बेटा। हाँ हाँ, आप ही को बोल रहा हूं, और आपका झगड़ा भी कर रहे हैं आप लोग। जीएससी वास्ते, और ये जीएससी कौन सा स्कूल ऊपर वाला, भैंसियारो। जीएससी भैंसियारो, बेटा आप ऊपर बैठे हो टेबल पर, आपकी चेयर कुर्सी खाली पड़ी है, आगे आगे बैठ जाइए बेटा। चलिए अब देखिए, वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे। कौन, अवध के सिपाही। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह की नुमाइंदगी ने को सेना के कब्जे जाने के लिए पूरे भारत में आपका भेजा गया। सिपाहियों की भावनाओं को हवा दे दी गई। अब जो उनकी फीलिंग थी उसको हवा मिल गई। हवा क्यों ना मिले, अवध को कुशासन के आरोप में मिला लिया गया, और बहादुर शाह जफर को कह दिया गया कि आप अंतिम मुगल बादशाह होंगे, आपको लाल किला छोड़कर आपका जाना होगा। लोगों को लगा ये तो हमारी बेइज्जती है, हमारे बादशाह की थोड़ी बेइज्जती है। और उसी क्षेत्र के लोग आपके सेना में भर्ती थे, और गलती से वो किसान थे, और किसान थे तो उनके साथ आपके जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसी शोषण, भारी भरकम टैक्स आपका झेल रहे थे। और ये सब कुछ झेलने की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा था। और उसी समय एक कारण बढ़ा, जिसको हम कहते हैं तत्कालिक कारण। आदमी सब कुछ सह सकता है, किसी के धर्म पे आ जाए बिल्कुल नहीं सह सकता। अचानक एक खबर फैली कि कासूर में जो है गाय और बाप के सुअर की चर्बी के बने कास्तूर है। आपने सुना है ना, ये वही दौर है। और इस समय क्या होता है, अचानक आप क्रांति ज्वाला पकड़ लेती है। ठीक, अब देखिए, सेना के कब्जे ने वहां पूरे भारत को भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावना को हवा दी, सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, उन्हें हजारों झूठ गढ़ डाले, सिपाहियों को अपने मालिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उस्काया। उनको पंप दे दिया कि भैया तुम्हारे बादशाह को हटा दिया, तुम्हारी जमीनों पर टैक्स थोप दिया, तुम्हारे धर्म के साथ आपके कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, पूरा मतलब उनको आपका भड़का दिया। और इसी भड़काने की वजह से क्या हो गया, चीजें थोड़ी सी गर्म हो गई। ठीक है, अब उसका दिया दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। अब उनके दिल में होगी भाई कुछ भी हो, हमारे बादशाह को हटा कैसे दिया, अब हम दोबारा बनाएंगे। ठीक, उनकी दलील का मतलब होता है अपनी बात रखना, चीजों को कहना। अगर सिपाही मिलकर हर काम करे तो इन सुझावों पर अमल करेंगे तो सेना ऐसे करती है। ठीक, अब काम तो करना पड़ेगा। अब अगर आपके कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ आपको काम दिया है, बोल दिया है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। तो दो वृत्तांतों से हमें समझ आता है, पहला कि हाँ 1857 की क्रांति में जो आपके सिपाही विद्रोह था कितने बड़े मार्क्स लेवल पर था। दूसरा हमने देखा कैसे थे सारे अंग्रेज और कितने कट्टर और आपके कटु थे, इनको हमने पढ़ा इन दो यात्रा जो दो आपके वृत्तांत हैं उनके माध्यम से। और एक
हमको चित्र मिला है मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों के घरों पर हमला करते हुए और उनके घरों में घुस जाते हैं और जो बड़ी बड़ी इमारतें उनमें आग लगा देते हैं। तो मेरठ ने क्रांति का बहुत बड़ा स्वरूप बना, क्योंकि दिल्ली मेरठ के पास है। तो पहले आपका क्रांति का उद्घोष करने के बाद यहाँ से बंगाल में 34वीं जो आपकी इन्फेंट्री है उससे तो आपके मंगल पांडे सबसे पहले विरोध करते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ा बवाल होता शुरुआत कहाँ से होती, मेरठ से शुरू करते हैं वो, और उसके बाद दिल्ली को चले जाते हैं। और दिल्ली वाले जो पास पड़ोस के इलाके हैं, जो आपके मथुरा, अजमेर इस साइड, और मुरादाबाद, बरेली, और उसी प्रकार अवध यानी कि जो आपका लखनऊ है वहाँ, और उसी तरह बिहार वगैरह पार्ट में आरा डिस्ट्रिक्ट तक ये आपका बहुत बड़ी मात्रा में क्रांति फैल जाती है, ठीक, और बहुत बड़ा स्वरूप आपका ले लेती है। तो एक बार देख लीजिए जितना हमने पढ़ा है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को डाउट है किसी बच्चे का, एक बार देख लें आप। चलिए देख लीजिए एक बार। हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्रांति का फोटो आपने देख लिया। कभी आपके मन में क्रांति करने की आए, अब मत करना बेटा, वो टाइम गया। अब अंग्रेज नहीं है, अब हम लोग ही हैं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट और बचा हुआ बेटा, अभी इसमें ध्यान रखो, शेष स्रोत दूसरे के बाद, ठीक है। सहयोग से इसी समय सरकार ने हर एक का मतलब है प्रत्येक रेजिडेंट में कुछ न कुछ लोगों को नई राइफलों का इस्तेमाल करने का तरीका बताने लगे। अब सेना थी, कुछ अपग्रेड तो होना था, कुछ नया तो आना ही था, तो आपकी नई राइफल ले आए, ठीक है। अब नई राइफल आई तो देखिए अलग अलग छावनियों में उनको भेजा गया। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण का मतलब होता है आपका ट्रेनिंग देना। इस दौरान ना जाने कहीं से ये खबर फैल गई कि राइफल में इस्तेमाल होने वाले कास्तूर पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप है। किसका? गाय और सुअर की चर्बी का लेप है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे, चिट्ठी जाने लगी कि भैया हमारे यहाँ दोनों अभी हमारे बाप को सुनने में आया है कि नई राइफल आ रही है, उनके कास्तूर पे गाय और आपके सुअर की चर्बी का लेप है। ऐसे करके लोगों ने आपके पत्र लिखे, ठीक। जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल यानी गर्म माहौल हो गया। कुछ लोगों ने यहां तक कि 40 साल की नौकरी में सरकार ने उन्हें मजहब की चोट पहुंचाने के लिए अभी तक कुछ नहीं किया था। मजहब का मतलब होता है धर्म, फारसी का शब्द है मजहब, क्लियर है। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था कि अवध के कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। भाई अवध क्या था, उनका राज्य हड़प लिया, जहां वो रह रहे हैं उनकी फीलिंग अपने बादशाह के प्रति, क्लियर हो गया, हड़प लिया। वही सिपाही क्या है, आपकी सेना में है, उनके साथ धार्मिक आहत हो रहा है, तो लोगों का गुस्सा एकदम फूट गया ज्वालामुखी की तरह, ठीक। और स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेजों ने तो ईसाई बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कह दिया कि भैया ये कुछ नहीं है, आपको हिंदू मुस्लिम करा के हटा रहे हैं और आपको क्या बनाएंगे, ईसाई बनाएंगे, ठीक। इसलिए उन्होंने आपके कासूर तैयार किए हैं ताकि इस्तेमाल करके मुसलमान और हिंदू दोनों को भ्रष्ट किया जाए। अब ऐसे कहानी फैल गई और इससे कर्नल साहब का मानना था यह बेचैनी जो उन्हें साफ दिखाई दे रही थी इस बार अपने आप खत्म हो जाएगी और मुझे घर जाने की हिदायत दी। यानी कि उनको साफ कह दिया कि बेटा कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीजें होती रहती छावनी में, तुम घर जाओ और मैं भी घर जा रहा हूं। और कल देखा तो बवाल फूट गया, क्लियर है। तो ऐसी कहानी थी और उसकी वृत्तांत में हमने पढ़ा और लिखा किसने है, तो आपको राम ये कहानी लिखी है सीताराम पांडे ने, क्लियर है, उनके जीवन में। और आपको पता है उन्होंने क्या लिखा है, आपका फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, उनकी बुक है सिपाही सूबेदार तक, क्लियर है, उसी के आधार पर लिखा है, क्लियर है। और इस तरीके से हमने आपका देख लिया, ठीक है, ये इस्तेमाल किया। चलिए अब कोई स्कूल का बच्चा माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा, शाबाश। ये कौन सा स्कूल है नीचे वाला, जीआईसी यस सर, जीआईसी बरोटी वाला, यस सर। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? सर पृथ्वीराज। दोबारा बोलिए एक बार। सर पृथ्वीराज। 5th क्लास। यस सर। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, आप
एक बार माइक को आप प्रॉपर ऑन रखें और आप बोलिए। नाम क्या है Sir, आपका? my name is Prithviraj. अच्छा, पृथ्वीराज जी। ऐसी भैंसियारो, कोई भी एक बच्ची माइक लेकर आपके चैप्टर को पढ़े। इतने बच्चे और बच्ची बैठे हुए हैं, ऐसे कौन सा है? आपकी हिंदी तो पढ़नी है, हम कौन सी आपका संस्कृत पढ़ा रहे हैं आपसे। चले, कोई भी एक बच्चा बच्ची खड़े हो जाइए माइक लेके। शाबाश, बहुत अच्छे जी। ऐसी भैंसियारो, अभी तो आप हाथ खड़ा कर रहे थे 2-3 बच्चे कि हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आप नहीं पढ़ रहे, नहीं शुरू कर। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, यानी कि जब ये शुरुआत होती है तो तब ये सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह कैसा था? क्योंकि ये शुरुआत आपका सिपाही करते हैं। क्लियर है? बैरकपुर छावनी से होते हुए और आपका मेरठ तक ये चीज पहुंचती है और सिपाहियों में अफवाह फैल जाती है कि कास्तूर जो है आपके सुअर और गाय की चर्बी के लेप के हैं और अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। शुरुआती दौर तो ये था, लेकिन ये अंग्रेजों से जनता तक ये विद्रोह पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? जनता तक। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच के संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं है। कह रहे कि शासक यानी कि राजा, मान लीजिए शासक में कोई भी हो, बादशाह हो, शासक हो, नवाब हो, कोई भी, तो शासक और प्रजा के बीच जो आपका संघर्ष है ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। कैसे होती है? राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उन सब शत्रु एक है, उनका सबका शत्रु कैसा? एक है। इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस स्थिति में हालत अपने हाथ में लेने के लिए, हालातों को अपने हाथ में लेने के लिए लोग संगठित होना पड़ता है, इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हें संचार, पहलकदमी, आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ रहा है कि भैया आप अगर इकट्ठे होंगे तभी तो कुछ करेंगे, अपना परिचय देंगे। अब मान लीजिए सरकार से कोई बात मनवानी हो, अब 2 लोग जाके हमारी बात मान ली, सरकार थोड़ी मानेगी। लेकिन वही 5000 लोग जाएं, धरना करें, अपनी बात को रखें, सरकार तुरंत बात मान जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट बात मान जाता है। क्लियर है? भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। उत्तरी भारत का मतलब आपका बंगाल वाला रीजन हो गया, उत्तर प्रदेश का रीजन हो गया, बिहार का रीजन हो गया। इन क्षेत्रों में क्रांति पनपी। ठीक, फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विरोध से जूझना पड़ा। कितने? 100 साल के बाद। मैंने आपको पिछले साल एक क्लास में पढ़ाया था 1757 का युद्ध, एक पढ़ाया था 1764 का युद्ध। ये 1757 का कौन सा युद्ध है आप बताइए? अगर आपने पढ़ा है तो आप बताएं, क्योंकि 1757 के युद्ध के बाद ही कंपनी पहली बार बंगाल में एंट्री करती है। क्लियर है? और 64 में राजनीतिक रूप से वहां पे गढ़ी जाती है। 100 साल बाद विद्रोह हो रहा है। ठीक है, 1857 में। ठीक, और 1947 में और भारत को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, साथ हर जगह कॉमन है, आए हैं तो भी, छोड़ रहे हैं तो भी, विद्रोह हो रहा तो भी। अब देखिए, तो 100 साल बाद कंपनी को एक भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। क्लियर है? वहां से ही कंपनी क्या बनी थी? सब नवाब बन गई थी। हमने चैप्टर में पढ़ा है पहले जब हम लोग शुरुआत करें इसी साल भी। क्लियर है? और मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने, बहुत जगह आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे, कहीं पर विद्रोह लिखा होगा, कहीं पर बगावत लिखी होगी। भारत में कंपनी का अस्तित्व अब खतरे में डाल दिया। अब किसी के खिलाफ इतने बड़े मास लेवल पर विद्रोह होने शुरू हो जाए, और वो भी लोकल नेटिव स्थान पर, और बाहर के लिए कोई बाहर का व्यक्ति के खिलाफ विद्रोह हो। अब मान लीजिए मुट्ठी भर अंग्रेज थे, बाकी सब भारतीय ही थे। क्लियर है? और विद्रोह हो रहा है, तो अब उनके लिए बहुत टेंशन की बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? वो बहुत अच्छे मैनेजमेंट वाले थे। क्लियर है? जो आपके विद्रोह को दबा रहे हैं सब भारतीय लोग हैं, उनके ऊपर जो हेड है वही तो अंग्रेज है, बाकी सब आपका भारतीय ही है। मेर से शुरू करके सिपाही विद्रोह ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों में असंख्यक लोगों ने विद्रोह के तेवर के साथ आप खड़े उठे। कुछ लोगों के मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेश के खिलाफ दुनिया भर का यह सबसे बड़ा संघर्ष है। इसका उपनिवेश के खिलाफ दुनिया का यह सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल अकेला भारत ही ब्रिटिश का कॉलोनिज्म यानी कि उपनिवेश नहीं था। बहुत सारे ऐसे देश थे जो उपनिवेश थे, लेकिन उन उपनिवेशों में सबसे बड़ा विद्रोह अगर कहीं हुआ तो वो भारत में, और अंग्रेजों को एक नई सीख दे के गया है। लेकिन कुशलता की बात क्या है, इसमें कुछ कमी थी, हालांकि इसको दाब दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पूरी नीतियां
इसको देखकर बदलनी पड़ी। अब देखिए कैसे लड़ रहे हैं युद्ध, ठीक, आप इसको देख सकते हैं। चलिए देख लिया आपने। तो इसी तरह से हमारा जो आपका आज की क्लास है इतना ही। कल हम पढ़ेंगे, हमारी क्रांति कल मेरठ से आपका दिल्ली को जाएगी, इसको पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, मंगल पांडे के बारे में देखेंगे हम। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।